एक खूबसूरत औरत, मिलनसार, हंसती खेलती, लेकिन उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उसका जो कातिल था एक मुखौटा ओढ़ता है, और ऐसा मुखौटा ओढ़ता है कि पुलिस उसके सामने होते हुए भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। और हंसती खेलती जो लड़की थी, उसकी एक रोज़ किले के अंदर लाश मिलती है। आसपास के पुलिस थानों को इतला की जाती है कि पता लगाइए कि ये लाश किसकी है। एक परिवार आता है, उस परिवार के साथ एक शख्स भी आता है। शख्स कहता है कि मेरी दोस्त है, मेरी कलीग है, हम दोनों साथ में रहते हैं, हमारे बीच बहुत मोहब्बत है। परिवार कहता है ये हमारी बेटी है जिसकी अब हत्या हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आती है तो पता लगता है कि उस महिला का गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। कौन थी महिला, और इस महिला का कातिल कौन था, जो पुलिस की आंखों के सामने होते हुए भी पुलिस से कोसों दूर था? दरअसल ये जो पूरी कहानी जो मैं आपको आज सुनाऊंगा, ये एक कहानी है महाराष्ट्र के पुणे से। यहाँ पे एक महिला है, नाम है अर्चना सांगले। अर्चना सांगले बचपन से मिलनसार, हंसती खेलती, उछलती कूदती और हर किसी से मिलनसार किस्म की लड़की थी। जवानी आते आते खूबसूरत हुई तो परिवार ने सोचा कि क्यों ना बेटी का ब्याह करवा दिया जाए। बेटी की ब्याह के लिए आसपास के इलाकों में या कहें दूसरे शहरों में भी लड़के तलाशना शुरू कर दिया गया। परिवार को कामयाबी मिली। परिवार को नौकरी पेशा एक लड़का मिला। खानदान अच्छा था, परिवार अच्छा पैसा कमाता था, खुद लड़का भी बहुत ज़्यादा शरीफ था। अब अर्चना और इस लड़के की शादी हो जाती है। अब नई नई शादी थी, नया नया प्यार था, प्यार का खुमार परवान चढ़ रहा था। लेकिन बस कुछ महीने बाद ही ये जो नया नया प्यार का खुमार था उतर जाता है। दोनों मियाँ बीवी के बीच में अक्सर झगड़ा होने लगा। छोटी छोटी बातों पर अनबन, तू तू मैं, या कहें अर्चना का अपने परिवार से कहना था या मायके में कहना था कि पति मुझे मेंटल टॉर्चर करता है, मुझे मारते पीटते हैं, मुझे इनके साथ नहीं रहना। याद रखिए, अर्चना वही लड़की है जो बचपन में हर किसी से मिलनसार, खुश मिजाज किस्म की लड़की थी। शादी के कुछ महीने बाद अपने परिवार से कहे कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना, मुझे इनके साथ डर लगता है, ये मुझे टॉर्चर करते हैं। परिवार को लगा कि क्योंकि अर्चना बचपन से चुलबुली थी तो हो सकता है शादी के बाद उसे एडजस्टमेंट में वक्त लग रहा हो। बार बार कंप्लेन होने के बावजूद भी परिवार हमेशा ये कहता कि तुम्हारे पति हैं, सूझबूझ से काम लो। ये मियाँ बीवी के बीच में अक्सर ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अब अर्चना को लगा कि परिवार वाले उसकी बात समझ ही नहीं रहे जो कहना चाहती है। जो उसका माहौल था मायके में, उससे बिल्कुल अलग उसे माहौल मिला अपने पति के साथ। पति रोज तंग क्या करता, लेकिन अर्चना भी अपने परिवार वालों या कहीं मायके वालों को कहने पर सब कुछ सहती जा रही थी, एडजस्ट कर रही थी। और सही मायने में कहें, बाहर निकलती अपने पति के नाम का मंगलसूत्र बांधकर निकलती, ताकि बाहर के लोगों को ये शक ना हो कि पति और अर्चना के बीच में कोई भी दिक्कत है। ये सिलसिला कुछ दिन और ऐसे चला। इसी में एक रोज़ पानी सिर के ऊपर से बह गया। हुआ यूँ कि अर्चना पति से तंग आ चुकी थी। फिर से अर्चना के पति ने उसे टॉर्चर करना शुरू किया, या कहें तंग करना, गाली गलौज करना। अर्चना ने सोचा कि बहुत हुआ, अब बारी है कि मैं अपने पति से अलग रहूं। मायके वाले ने बार बार समझाने की कोशिश की कि साथ रहो, लेकिन अब उसे लगा कि मायके वाले मेरी बात नहीं समझ रहे, पति मुझे टॉर्चर कर रहा है, इससे अच्छा है कि मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ही लूँ। पहली बार अर्चना अपने पति का घर छोड़कर बाहर जाती है। सोचती है कि मैं बाहर नौकरी करूँगी, बाहर ही रहूँगी, लेकिन इस मर्द के साथ नहीं रहूँगी। इसी सिलसिले में एक संतोष नाम का शख्स पहली बार अर्चना की ज़िंदगी में आता है। नाम है उस शख्स का संतोष कातोरे। संतोष कातोरे का अगर मैं छोटी सी पहचान दे दूँ तो संतोष कातोरे एक फाउंडेशन भी चलाते हैं, एनजीओ का नाम है उसका सूर्य प्रकाश फाउंडेशन। ये फाउंडेशन एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो अक्सर जो गरीब लोग हैं या किसी भी तरीके से समाज में लोगों की मदद करता है। इसमें अर्चना की दोस्ती संतोष से हो जाती है। संतोष एज अ कलीग उसे एनजीओ में काम भी दिलवा देता है। अब काम करते करते संतोष और जो अर्चना है उनके बीच में दोस्ती और गहरी हो जाती है। पहले तो ऑफिस कलीग थे, फिर दोस्त बनते हैं और गहरी दोस्ती होती है। अभी गहरी दोस्ती धीरे धीरे
मोहब्बत में बदलने लगी थी। संतोष अर्चना की जो पुरानी ज़िंदगी की जो उसके पति ने उसके साथ अत्याचार किया उससे बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बार बार उसे मनाने की खुश करने की कोशिश करता है संतोष। और अर्चना भी संतोष का साथ पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि संतोष एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है, उसके साथ अगर वो अपनी ज़िंदगी आगे देखती है तो बहुत ज़्यादा वो खुश मिजाज रहेगी। 15 दिसंबर 2005, याद रखिएगा ये दिन। इस दिन को खास ये था कि संतोष और जो अर्चना है दोनों फैसला करते हैं कि पुणे के पॉश इलाके में एक फ्लैट लिया जाए। इस फ्लैट की कीमत अच्छी खासी थी, लेकिन दोनों ने साथ मिलकर जॉइंट, मतलब संतोष के नाम पे नहीं और ना ही अर्चना के नाम पर, दोनों ने जॉइंट मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी एक पुणे के पॉश सोसाइटी में। फ्लैट था ये। अब क्योंकि जिस तरीके से संतोष प्यार करता था अर्चना से, अर्चना सब कुछ भूल चुकी थी कि उसकी पुरानी ज़िंदगी में किस तरीके से पति उसके साथ अत्याचार करता था, किस तरीके से उसे मेंटल टॉर्चर करता था। यहाँ तक कि जब भी वो फ़ोन करके अपने मायके में कहती तो मायके वाले समझने को कहते, सूझबूझ से काम लेने को कहते और उसकी मजबूरी नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन उससे इतर संतोष बिल्कुल अलग इंसान, मतलब एक परफेक्ट हस्बैंड जिस तरीके से अपनी बीवी का केयर करता है उसी तरीके से वो अर्चना का केयर कर रहा था। लेकिन आसपास के लोग भी जानते थे कि संतोष और अर्चना के बीच में बेइंतहा मोहब्बत है। अब क्योंकि नई ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी थी, अर्चना की ज़िंदगी अब चल नहीं रही थी, भाग रही थी, पटरी पर बेइंतहा स्पीड से भाग रही थी। अर्चना के परिवार वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी इससे। लेकिन फिर एक रोज़, यानी कहें 15 दिसंबर 2005, लगभग 11 महीने बाद 4 नवंबर 2006 को अर्चना गायब हो जाती है। अर्चना गायब होती है। यहाँ संतोष और जो अर्चना की फैमिली है वो पागल हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि इतनी हंसने खेलने वाली लड़की फिर से कैसे, मतलब फिर से उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ और वो कहाँ गायब हो गई। बहुत तलाश किया जाता है लेकिन नहीं मिलते। थक हार कर जो अर्चना के परिवार वाले हैं वो पुलिस में जाके मिसिंग कंप्लेन देते हैं। कहते हैं कि देखिए हम कंप्लेन तो कर रहे हैं मिसिंग के, लेकिन हमें शक है कि जो अर्चना का जो पहला पति है उसी ने कोई ना हो कोई गंदा काम या कहें किसी तरह का गलत काम अर्चना के साथ किया है, इसी वजह से अर्चना गायब है। पुलिस इसे पर्सनल दुश्मनी का मानती है और पहले पति को उठा लेती है। जब जो पति को हिरासत में लेती है उसी वक्त खबर आती है वायरलेस पे कि एक लड़की की लाश मिली है। उसी इलाके के आसपास एक किला था, उस किले में एक महिला की लाश मिलती है। थाने के अंदर पहला पति और वायरलेस पे मैसेज कि एक लड़की मिली है, जिसकी लाश मिली है, लड़की की लाश मिली है किले के अंदर। आसपास की पुलिस स्टेशन में कहा जाता है कि जाके पता लगाइए कि लाश किसकी है, और कहा जाता है कि इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो तब तक, और आगे की जांच हम करते हैं। इधर जो थाने के अंदर पुलिस पूछताछ करती है कि बताओ कि यार लड़की कहाँ गायब है, क्या हुआ है। पुलिस को ऐसे कोई ठोस सबूत मिल नहीं पा रहा था कि जिससे कनेक्शन बिठाया जा सके कि जो पहला पति है और अर्चना के बीच में अभी भी कोई संबंध है। संबंध नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा था, लिहाजा छोड़ना पड़ा पहले पति को। कोई कार्रवाई उस पर नहीं की जा सकी। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब उस लड़की के सामने आई तो पता लगा उस लड़की की गला घोटकर हत्या कर दी गई है। अब संतोष और अर्चना के परिवार वाले उस लाश की शिनाख्त करने के लिए जाते हैं। पता लगता है ये अर्चना की लाश है। अर्चना पहले गायब थी, अब उसकी लाश मिल चुकी है, और जिस तरीके से उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी हत्या करने वाला आखिर कौन है। इसी सिलसिले में आप याद रखिए कि 4 नवंबर 2006 को गायब होती है। पहले पति को हिरासत में लेकर फिर छोड़ दिया जाता है। फिर लगभग 6 महीने बाद या 6.5 महीने बाद 26 मई 2007 को पहली बार संतोष को गिरफ्तार किया जाता है या कहीं हिरासत में लिया जाता है। किसके गायब होने की? अर्चना की हत्या के इल्ज़ाम पर, क्योंकि अर्चना के परिवार ने कहा था अगर पहला पति हत्या नहीं कर सकता है या गायब नहीं कर सकता है तो हो ना हो वो संतोष ही है जिसने अर्चना की हत्या की है। अब संतोष का कहना था कि देखिए मैं तो इस केस में आगे बढ़कर आप लोगों की मदद करना चाहता हूं। बाकायदा उस पुलिस स्टेशन में जाता है, कहता है कि आप मेरे पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मैं बेकसूर हूं,
आपके पास ऐसी कोई सबूत ही नहीं है। हम दोनों बेइंतहा मोहब्बत करते थे, हम दोनों ने बाकायदा फ्लैट लिया है, एनजीओ में काम करते थे। ये पहले पति का काम हो सकता है क्योंकि पहले पति से उसकी अनबन थी। पुलिस जांच करती है, जो संतोष जहां उन्होंने फ्लैट लिया था उसके आसपास के इलाकों में पड़ोसियों से पूछताछ करती है। कोई ऐसा ठोस सबूत मिल नहीं पा रहा था संतोष के खिलाफ। यहाँ तक कि एनजीओ में भी जाके पता करवाया जाता है, कहीं भी हर जगह ये बात जरूर मिली कि जो संतोष है और अर्चना के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, एक दूसरे से के लिए वो जान छिड़कते हैं। अब पुलिस के हाथ कुछ नहीं, फिर से 6 महीने हो चुके हैं, एक लड़की की लाश मिली है, पहले पति को छोड़ दिया या कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा। जो संतोष जो उसका सबसे करीबी था वो भी उसके खिलाफ भी कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है, लिहाजा अब संतोष को भी छोड़ना पड़ा। अब एक के बाद एक कई लोगों को छोड़ा जा रहा है। इसी सिलसिले में अब कई बार जो अर्चना की फैमिली थी वो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही थी। अब पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते लगाते वो थक चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अब पुलिस की प्रॉब्लम देखिए तो पुलिस को कोई ऐसा सुराग या कहीं कोई भी एक सबूत मिल जाता जिसको पकड़ के वो पूरे सिरे को सुलझा सकती थी, ऐसा कोई सिरा नजर ही नहीं आ रहा था। पुलिस सिर्फ अंधेरे में तीर मार रही थी, अगर कोई तीर लगता तो वो कोई कार्रवाई कर सकती थी। पुलिस अब सोचने लगी कि इस जो अर्चना है उसका कातिल कौन है, उसका कत्ल क्यों हुआ, क्या कोई पर्सनल दुश्मनी थी, और उसको मारने वाले शख्स ने उसे किले में ही क्यों छुपाया, क्या इसके पीछे कोई साजिश या कहें कोई रहस्य तो नहीं है। जवाब तो था नहीं, लिहाजा ये जो पूरा जो मामला था ठंडे बस्ते में जाने लगा। 4 नवंबर 2006 को एक लड़की लापता हुई, उसकी खबर अब लाश मिल चुकी थी, पहले पति ने मना कर चुका था, जो उसके साथ रहने वाला जो दूसरा शख्स था उसका भी कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा था। पुलिस ने सोचा कि क्यों ना अब इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। फिर लगभग 6 साल बाद 6 फरवरी 2012 पुलिस के सामने एक फर्जीवाड़े का केस सामने आता है। कहा जाता है एक शख्स है जिसने फर्जीवाड़े के जरिए, फर्जी कागजात के जरिए एक महिला के नाम को दूसरे महिला के नाम में बदला और उस महिला के नाम से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिया गया। पुलिस ने कागजात मंगाए तो पता लगा कि जो कागजात हैं ये कागजात संतोष के नाम पर हैं। पुलिस ने सोचा कि ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है ये किसके नाम, मतलब ये जो पहली महिला कौन थी। पता लगा ये जो पहली महिला है ये है अर्चना सांगले। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अर्चना सांगले और संतोष दोनों ने मिलकर पुणे की पॉश सोसाइटी में एक फ्लैट लिया था, काफ़ी महंगा था। अब क्योंकि अर्चना मर चुकी थी, अब संतोष को दिक्कत ये आ रही थी कि वो फ्लैट अगर बेचना चाहे तो कैसे बेचे। याद रखिए कि प्रॉपर्टी की रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे उस वक्त। रेट जो 6 साल पहले जो रेट था 6 साल के बाद दुगने से भी ज़्यादा रकम संतोष को मिल रही थी। लेकिन संतोष का दिक्कत ये थी कि अर्चना मर चुकी थी, तो कायदे से जो प्रॉपर्टी के दोनों मालिक हैं उन दोनों के नाम ज़रूरी हैं। तो उसने धोखाधड़ी कर पहले अर्चना का नाम उससे हटवाया, किसी और महिला का नाम डलवाया और उस महिला के जरिए पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। पुलिस ने फर्जीवाड़े को तो समझ लिया, लेकिन वो जानना चाह रही थी कि जो पहली महिला है वो कहाँ है। तो पुलिस का दिमाग ठनकता है। पुलिस को याद आता है कि आज से 6 साल पहले कोई महिला थी जिसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस पुरानी फाइल को दोबारा खोलती है। अब इस पुरानी फाइल को 6 फरवरी 2012 को ये मामला आया था, उसके बाद यानी लगभग 10 साल बाद 6 फरवरी 2012 के बाद भी 17 जनवरी 2017 4 नवंबर 2006 और जो दूसरी तारीख है वो है 17 जनवरी 2017, लगभग 10 साल बाद पता लगता है कि संतोष ही उसका कातिल था। संतोष जो अपना गुनाह कबूलता है तो पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं। संतोष कहता है कि देखिए हमने जो पॉश सोसाइटी में फ्लैट लिया था दोनों ने साथ मिलकर, उसमें से बड़ी रकम खुद अर्चना ने दी थी और जो बाकी की रकम उसने मैनेज करके किसी तरीके से फ्लैट ले लिया था। अब क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे थे तो संतोष को लगा कि क्यों ना इस फ्लैट को बेच के मोटा मुनाफा कमाया जाए। अब जैसा कि जो अर्चना का बचपन से सपना था कि एक आलीशान ज़िंदगी हो, कोठी हो, कार हो, तो इस अपने सपने को बेचना नहीं चाहती थी, या कहें उस कोठी को या उस फ्लैट को बेचना नहीं चाहती थी।
लेकिन संतोष बार बार दबाव बना रहा था कि तुम इस फ्लैट को बेच दो, इससे बहुत मोटा मुनाफा आएगा, हमने जितने में खरीदा है उससे दुगना कीमत, उसकी दुगनी कीमत हमें मिल रही है। लेकिन बार बार अर्चना मना कर दे रही थी। अर्चना की मना करना संतोष को इस कदर गुस्सा दिला रहा था कि उस समय समझ नहीं आ रहा था कि इस अर्चना का करे तो करे क्या। उसने एक प्लान बनाया कि कोल्हापुर में एक मंदिर है, वहाँ से कहेगा कि चलो दर्शन के लिए चलते हैं, और बाकायदा अर्चना तैयार भी हो जाती है। दोनों कार से कोल्हापुर के एक मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करके दोबारा गाड़ी में से वापस आने की तैयारी में थे। अब जो कोल्हापुर का जो रास्ता है उस मंदिर तक जाने का और मंदिर से वापस आने का, बीच में कई सुनसान सड़कें हैं या कई सुनसान जगह हैं। वहाँ मौका देखकर संतोष ने अर्चना का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अब क्योंकि एक लाश गाड़ी में थी और कोई भी अगर देखता तो संतोष को दिक्कत आ सकती थी, उसने बाकायदा ले जाकर इस कार को एक किले के पास रोका और वहाँ पर लाश को ठिकाने लगा दिया। मकसद ये था कि इस पुराने किले के आसपास तो कोई आएगा नहीं जिससे किसी को पता चले कि हत्या एक महिला की हो चुकी है। दोबारा वो संतोष अपने घर जाता है 4 नवंबर 2006 की रोज़ और कहता है कि देखिए अरे वो तो गायब हो चुकी है, हमें तो दिक्कत है, पता नहीं कहाँ गायब होगी, पता लगाने की कोशिश की जाए। संतोष आगे बढ़कर हर जगह पुलिस से कहता कि अरे पता लगाइए कि कहाँ गई अर्चना। खुद जो परिवार वाले हैं अर्चना के, उनसे भी ज़्यादा कंपटीशन कहें कि आगे बढ़कर कूद कर कह रहा था कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। लेकिन जब 10 साल बाद पता लगा कि जो कातिल है वो कातिल खुद एक संतोष है, पुलिस ने जांच आगे की तो पता लगा कि संतोष एनजीओ तो चलाता ही था, लेकिन वो पर्दे के पीछे सेक्स रैकेट का धंधा भी करता था। अब जो कातिल है उसका सारा फर्जीवाड़ा सामने आ चुका था। कातिल भले ही कितनी मुखौटे पहने, लेकिन सच छिपाए नहीं छिपता।